लंबी मूछ वाली चुड़ैल। एक गांव में आम से आम आदमी हो या सरपंच, हर समय वो अपनी मूछों को ही ताव देकर मर्दानगी का दिखावा करते थे। रमाकांत खटिया पर बैठकर हुक्का पी रहा था। तभी उसका बेटा वीर शहर से आकर पैर छूता है। फिर दोनों बाप बेटे अपनी मूछों को ताव देते हुए कहते हैं, कैसे हो बेटे, बहुत समय बाद आए। जी बाबूजी, पर अब मैं यहीं रहूंगा। मुझे आप एक बात बताएंगे बाबूजी, आप अपनी मूछ को हर वक्त ताव क्यों देते हैं? आपको देखकर मैं भी ऐसा करने लगा हूँ। शहर में सब लोग मुझे बोलते हैं शेव करवा लूं, लेकिन मैं फिर भी मूछें नहीं हटाता था। बेटा, इन मूछों से हमारा रौब जमता है। यह हमारी शान मर्दानगी का सबूत है। इसे कभी हटाना नहीं, वरना तुम्हारी बोली में वो क्या बोलते हैं, मीठे लगोगे। हाँ बाबूजी, सही कहा आपने। दोनों हंसकर बात कर ही रहे थे कि पेड़ के पीछे से बेहद डरावनी, बड़े नाखून वाली, लाल आंखें, लंबी लंबी मूछें लिए चुड़ैल कहती है, बाप बेटे दोनों को मिलकर जितना हंसना है हंस लो। एक एक करके इस गांव के हर एक आदमी की मैं हंसी छीन लूंगी। आ रही हूँ मैं। रात को जाने पर लंबी मूछों वाली चुड़ैल फिर से आती है और रात में सोते हुए रमाकांत पर चुड़ैल बाल्टी भर के पानी डालती है, जिससे वो चिल्लाकर एकदम से उठ जाता है और कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? अरे किसने मेरे ऊपर पानी डाला? ये तेरी मौत आई है रमाकांत, चिंता मत कर, तेरा घमंड तोड़ दूंगी। सिर्फ तेरी मूंछों को तुझसे हमेशा के लिए छीन लूंगी। बड़ा इतरा रहा था ना सुबह अपने बेटे के साथ। तेरे बेटे की मूंछ को भी उखाड़ के ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे मूंछ वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हमने तुम्हारा भला क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है तुम और इस गांव वालों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। ये बोलते ही चुड़ैल अपने दोनों हाथ से उसकी मूंछों को उखाड़ देती है, जिससे रमाकांत को बहुत दर्द होता है और वो बिना मूंछों का बन जाता है। अरे राम रे राम, अरे मैं मर गया रे, मुझे बचा लो। अरे इसने मेरी मूंछें, मेरी इज्जत ही लूट ली यार। अरे दर्द हो रहा रे। अरे अब तो मैं किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहा। जा रमाकांत, अपनी शक्ल जाकर आईने में देख। तेरे जीवन भर का घमंड चकनाचूर हो गया है। और हाँ, अगर तूने दोबारा मूंछ रखी है तो समझ जा। अपने ताऊ जी की आवाज सुनकर वीर उसकी ओर आता है कि चुड़ैल उसे देखकर कहती है, अच्छा हुआ जो तू आ गया। अब तेरी बारी। तेरी मूंछों को भी मैं छीन लूंगी और तेरी तो जान भी जाएगी। मैं जो भी सही, लेकिन एक दिन तेरा ताऊ अपनी जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगेगा। तभी चुड़ैल अपनी मूंछों को और ज्यादा लंबी बनाकर पूरी तरीके से वीर को जकड़ लेती है। साथ ही गर्दन की ओर से इतनी जोर से जकड़ती है कि वो तड़प तड़प कर मर जाता है, जिसके बाद वो उसकी मूंछों को छीनकर अपनी मूंछों में जोड़ लेती है। तभी रोता हुआ रमाकांत कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे बेटे को मार डाला। अरे अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मरेगी तू भी मरेगी। अब और कितनी बार जान लेगा रमाकांत, बस भी कर। अगले दिन चुड़ैल फिर किसी आदमी के पास जाती है और उसे भी लंबी मूंछों में जकड़कर मार डालती है। फिर उसकी मूंछें भी छीन लेती है और अपनी मूंछों को और लंबी कर लेती है। शाम को एक आदमी अपनी मूंछों को ताव देकर बड़बड़ाते हुए जा रहा था, चलो बढ़िया है, वैसे मैं एकदम भीगा बिल्ला हूँ। मूंछ रखने से फायदा हो जाता है ना, लोगों के मन में डर बैठ जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि ये जो मूंछें हैं ये आदमियों की रौबदार शान होती है, जिसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन चिलगोजे जैसी शक्ल के अब तो तुझे अपनी मूंछ मुझे दान करनी ही होगी, क्योंकि तेरी शान तो अब गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी बड़ी बड़ी मूंछ वाली चुड़ैल हमारे गांव में। अरे भागना पड़ेगा रे मुझे यहाँ से। ये कहते ही रमेश वहाँ से भागता ही है कि चुड़ैल अपनी लंबी लंबी मूंछ से उसे पकड़ लेती है और उसे जकड़कर हवा में पटकते हुए कहती है, हाँ, भागकर कहाँ जा रहा था चिलगोजे? बड़ा नाज है ना तुझे अपनी मूंछों पर। वैसे तो मैं लोगों को मारकर मूंछें छीनती हूँ,
पर तेरे साथ कुछ अलग करूंगी। चुड़ैल उसे अपनी मूंछ से जकड़कर बार बार जमीन पर पटकती है, फिर अपने करीब लाकर अपने हाथों से उसकी मूंछों को उखाड़ लेती है और एक आईना दिखाकर उसे कहती है, देख अपनी शक्ल देख ले, बिन मूंछों के तो कितना मीठा लगता है। अब तो कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा, कोई तुझसे नहीं डरेगा। बड़ा डराने का शौक था ना तुझे? अरे बाप रे बाप, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अब तो मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं रहा। अब मेरा क्या होगा? तेरी होगी मौत मेरी मूंछों से। ये बोलकर चुड़ैल उसे भी अपनी मूंछों से जकड़कर मार डालती है। बस एक काम और बचा है, उसे कर दूं? चुड़ैल रमाकांत का रूप लेकर रमाकांत की आवाज में बड़े बेटे रुद्र को कॉल करके कहती है, अरे बेटा, कब तक तू शहर में रहेगा बेटा? अरे अब तो यहाँ आजा भाई। अरे मुझे तेरी याद बहुत आ रही है भाई। वीर भी मेरे पास आ गया है, तू भी जल्दी आजा आजा। ठीक है बाबूजी, आप इतना कहते हो तो मैं आता हूँ। अब आएगा असली और आखिरी मजा, जब इसकी जान ले लूंगी तो ही मुझे सुकून आएगा। ये बोलते ही चुड़ैल चली जाती है। गांव में जाकर सबको परेशान करती है। इतने में रामपाल नाम का एक आदमी कहता है, ये क्या दहशत मचा रखा है? तुम्हें मूंछों वाली चुड़ैल, आखिर तुम हमारे गांव के मर्दों का मूंछ ये छीन कर क्या कर रही हो? बदला है ये मेरा, बदला। तेरी भी मूंछ निकाल लूंगी अब मैं। तो तुम्हें पता भी है, मूंछ निकालने के बाद हम लोग मीठे नजर आते हैं। तुम क्या चाहती हो, हमारा शान सब कुछ उतर जाए? यही तो मेरा मकसद है कि तुम सब मरते वक्त भी हलवे लगो। आखिर तुम कब बंद करोगे ये सब? जब तेरा बड़ा बेटा यहाँ आ जाएगा। तभी गाड़ी में बैठकर रुद्र आता है और गाड़ी से निकलकर सीधा अपने पिता के पास आ जाता है और बोलता है, अरे बाबूजी, कैसे बुलाया आपने? और ये गांव वाले एक साथ इकट्ठा क्यों हैं? मैंने कब बुलाया बेटा? आपने फोन करके बुलाया तभी तो मैं आया हूँ। मैंने बुलाया है तुझे फोन करके यहाँ, अपना बदला पूरा करने के लिए। ये कहते ही चुड़ैल अपनी लंबी मूंछों में लपेटकर रुद्र को बहुत पटकती है, उसे जकड़ लेती है। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा पता नहीं, पर अपने गांव में सबको परेशान करके रखा हुआ है इसने। मार डालती है ये सबको जिनके पास भी मूंछ है। तुम बाप बेटों को कुछ याद नहीं है? मैं याद दिलाती हूँ। याद है 1 साल पहले तेरा रुद्र बेटा इस गांव में आया था, तब भी इसकी बड़ी बड़ी लंबी मूंछें थी। तो मैंने बस अपनी सहेली रूपा से कहा, रूपा देख तो, रमाकांत काका के बेटे की कितनी बड़ी दाढ़ी मूंछ है, कितना कार्टून लग रहा है। शहर से क्या पढ़कर आया, अपने आप को हीरो समझ रहा है। हाँ, मुझे भी ये कुछ खास नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। देख मूंछों को कैसे ताव मार रहा है। पास में खड़ा रमाकांत का एक आदमी जाकर रुद्र को ये बता देता है। तभी गुस्से में आकर रुद्र बोलता है, मेरी मूंछों के बारे में गांव की गवार लड़की ने ऐसा बोला? अब बताता हूँ, लेकर आओ इस लड़की को। तभी गांव के लोग जबरदस्ती नैना को पेड़ से बांध देते हैं। फिर रुद्र एक डिब्बी निकाल कर चलता है। मेरी मूंछों के बारे में बहुत बोल रही थी ना तू, जानती नहीं है ये मेरी शान है। खैर, अब तेरी भी ऐसी ही मूंछ बनाऊंगा जिसपे तू भी शान कर सके मेरी तरह। ये देख, मेरे हाथ में एक ऐसा तेल है शहर का जिससे मूंछ बढ़ जाती है। इससे ही मैंने अपनी मूंछ बढ़ाई थी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नैना बहुत मना करती है, लेकिन रुद्र नहीं मानता और उसके गालों पर मूंछ उगाने का तेल लगा देता है, जिसके कुछ ही घंटों बाद उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें आ जाती है, जिसे देखकर सभी गांव के लोग हंस रहे होते हैं। शर्मिंदगी और अपनी मूंछों को देखकर वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है और चुड़ैल बनकर गांव वालों से बदला लेती है। अब समझा मैंने ऐसा क्यों किया? अब मरने के लिए तैयार हो। नैना, ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। बदले में मेरी जान ले लो तुम, लेकिन नैना छोड़ दो मेरे बच्चे को। कहा था मैंने कि एक दिन तुझे मैं ये बोलने पर मजबूर कर दूंगी, और देख वो दिन आ गया। छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नहीं। ये कहकर चुड़ैल जान ले लेती है, जिसके बाद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही रमाकांत भी उससे माफी मांगता है और अपना बदला पूरा करने के बाद
चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। दो चुड़ैल का एक पति। चलो जल्दी चलो, यही सही मौका है, हमें उसे इसी टाइम पकड़कर मारना होगा। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें और भी लोगों को मारना है। दोनों चुड़ैल ऐसे सोचकर गांव के एक मदन नाम के आदमी के घर पहुंच जाती हैं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने जो हमारे साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं किया था, इसी की वजह से आज हमारी ये हालत है। आज अगर इसने हमारे साथ ऐसा ना किया होता तो हम अपने पति के साथ खुश रह रहे होते। दोनों चुड़ैल मदन के घर में घुस जाती हैं और उसे मारने लगती हैं। देखते ही देखते दोनों चुड़ैल मदन को बहुत बुरी तरह मार देती हैं। ये सब मदन की खिड़की से गांव का एक आदमी देख लेता है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो मदन भाई साहब को भी मार दिया। अब इस पूरे गांव में मैं इकलौता बचा हूँ। लगता है ये चुड़ैल मुझे भी मार देगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए कोई सुरक्षित जगह भी तो नहीं है। अमित वहाँ से भागता हुआ गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद अमित अपने साथ और अपने गांव के साथ हुई पूरी घटना के बारे में तांत्रिक को बता देता है, जिसे सुनकर तांत्रिक अमित से कहता है, उन दोनों चुड़ैलों के साथ बहुत ही बुरा हुआ, इसलिए वो दोनों इन गांव वालों से अपना बदला पूरा कर रही हैं, जो कि उन्होंने गांव के सभी आदमियों को मार कर ले लिया है। आखिरी तुम बचे हो, वो तुम्हें भी जरूर ढूंढेगी। लेकिन तांत्रिक बाबा, आखिर वो चुड़ैल किस बात का बदला ले रही है और क्यों उसने गांव के सभी लोगों को मार दिया? कुछ समय पहले की बात है। वो दोनों चुड़ैल इस गांव के एक सुधीर नाम के आदमी के घर रहा करती थी। उनमें से एक चुड़ैल सुधीर की पत्नी थी, तो दूसरी चुड़ैल सुधीर का प्यार। सुधीर के घर वालों ने उसकी शादी एक लीला नाम की लड़की से करवा दी थी, लेकिन सुधीर मोहिनी से प्यार करता था, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी लीला को अपने प्यार के बारे में बता दिया। वहीं मोहिनी को भी अपनी शादी के बारे में बता दिया, जिसके बाद उन दोनों चुड़ैलों ने आपस में बात की और दोनों एक साथ अपने पति सुधीर के घर में रहने लगी। एक रोज की बात है। अरे मोहिनी, मेरे ऑफिस के कपड़े कहाँ रखे हैं? और लीला, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। मैंने आपके कपड़े निकालकर कमरे में रख दिए हैं। ओहो, नाश्ता भी तैयार है, लेकिन आप पहले जाओ, तैयार हो जाओ, उसके बाद नाश्ता कर लेना। सुधीर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद मोहिनी और लीला उस दिन घर पर अकेले थे। जैसे ही सुधीर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, वैसे ही कुछ देर बाद उनके घर की डोरबेल कोई बजाता है, जिसके बाद मोहिनी दरवाजा खोलती है तो उसे अपने सामने 5 बहुत ही खतरनाक से गुंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मोहिनी कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैडम, हमें तो तुम दोनों ही चाहिए। दूसरी वाली कहाँ है? उसे भी बुला लो। तभी वहाँ पर लीला आ जाती है और उन गुंडों को देखकर कहती है, अरे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? चलो अभी के अभी बाहर। लीला के इतना कहते ही वो गुंडे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। तेरे पति ने तुम दोनों को एक साथ रखकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से हमारे गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसलिए तुम्हें सजा देने पर हमारे गांव के बाकी लोगों को अच्छा सबक मिलेगा। इतना कहकर वो गुंडे मोहिनी और लीला को मार देते हैं, जिसके बाद ये बात गांव के चारों तरफ फैल जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और शाम को जब सुधीर काम से वापस लौटकर घर आता है तो वो अपने घर पर इतनी भीड़ देखकर अपने मन ही मन सोचने लगता है, आज ये दोनों ऐसा क्या कर रही हैं जो पूरे गांव की भीड़ मेरे घर पर ही लगी है। इतना सोचकर सुधीर आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते जैसे ही वो अपने घर के अंदर पहुंचता है, उसे अपने घर के अंदर अपनी दोनों पत्नियों की लाश दिखाई देती है, जिन्हें देखकर सुधीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। जिसके बाद सुधीर अपनी दोनों पत्नियों का अंतिम संस्कार कर देता है और साथ ही साथ एक पुलिस कंप्लेन भी करवा देता है अपनी दोनों पत्नियों के कातिल को ढूंढने के लिए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। एक दिन सुधीर रात के समय अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसकी दोनों पत्नियों की आत्मा उसके कमरे में पहुंच जाती है और उसे सोता हुआ देख आपस में बात करने लगती है। हमारे पति बिल्कुल अकेले हो गए, लेकिन अब हम क्या करें? हम दोनों तो मर चुके हैं। हम दोनों मर गए, लेकिन मरने के बाद भी हम अपने पति का अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपने कातिलों को उनकी सजा जरूर देंगे। उनकी आपस की बातों को सुनकर सुधीर नींद से जाग जाता है, जिसके बाद सुधीर अपनी दोनों चुड़ैल पत्नियों को अपने सामने देखकर जोर से रोने लगता है और उनसे कहता है, आखिर तुम दोनों के साथ क्या हुआ? ये क्या हुआ और किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? पता नहीं, घर पर कुछ गुंडे आए और उन्होंने हमें मार दिया। लेकिन सुधीर जी, आप चिंता मत कीजिए, जिसने भी हमें आपसे अलग किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
हम उसे जान से मार देंगे और इस गांव के हर एक आदमी से बदला लेंगे। अपनी दोनों चुड़ैल पत्नियों की ये बात सुनकर वो उन्हें गले से लगा लेता है, जिसके बाद मोहिनी लीला अपने पति सुधीर का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और जैसे ही रात होती है वो दोनों अपने कातिलों को गांव में ढूंढने निकल जाती है। देखते ही देखते वो उन 5 गुंडों को एक एक करके मार देती है, जिसके बाद एक दिन मोहिनी लीला से कहती है, उन 5 से तो हमने बदला ले लिया, अब वक्त है गांव वालों से बदला लेने का। हाँ, तुमने सही कहा, आखिर इसमें गांव वालों की भी गलती है। इस गांव के सभी लोग हमसे बहुत जलते थे, इन सब ने मिलकर हमें हमारे पति से अलग किया। हमें किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। इतना सोचकर वो दोनों गांव के लोगों को मारने के लिए निकल जाती हैं। वो हर रोज रात के समय किसी भी एक को ढूंढती और उसे मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों ने गांव के सभी लोगों को मार दिया था। अगर ऐसी बात है तो वो दोनों चुड़ैलें मुझे भी ढूंढ कर मार देंगी। तांत्रिक बाबा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वो दोनों चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मैं मदद जरूर करूंगा। इतना कहते ही तांत्रिक अमित को लेकर सुधीर के घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो एक मंत्र का उपचार करता है। ओम नमो नमो चुड़ैल प्रकट हो, ओम नमो 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 चुड़ैल प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्रों के उपचार से वे दोनों चुड़ैलें उसी क्षण वहां प्रकट हो जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैलें तांत्रिक से कहती हैं, तांत्रिक तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू भी अपनी मौत को दावत देने के लिए खुद यहाँ चला आया है? लगता है तांत्रिक तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है, तुझे मरने का बहुत ही शौक है। देख अब मैं तुझे कैसे मारती हूँ। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें तांत्रिक बाबा के चिपट जाती हैं और उसे मारने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों के गले में एक एक रुद्राक्ष की माला डाल देता है, जिसके बाद वो दोनों तांत्रिक बाबा से दूर जाकर गिरती हैं और उनकी आत्मा तड़पने लगती है। तभी वहां सुधीर पहुंच जाता है और अपनी दोनों चुड़ैल पत्नियों को ऐसे तड़पता हुआ देख तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक बाबा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी दोनों पत्नियों को छोड़ दो। तेरी दोनों पत्नियों ने पूरे गांव को खत्म कर दिया है और तू मुझसे ये कह रहा है कि मैं तेरी दोनों पत्नियों को छोड़ दूं? बाबा मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव के लोगों को मार रही थी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये दोनों फिर दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगी। इन्हें छोड़ दो, मैं अपनी दोनों पत्नियों को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। सुधीर के इतना कहते ही तांत्रिक उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल तांत्रिक बाबा से माफी मांगती हैं और अपने पति सुधीर के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। उसके बाद पूरे गांव में केवल एक अमित नाम का ही आदमी बच पाता है और चुड़ैल का साया गांव से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भूतिया स्कूल और भूतिया स्टूडेंट्स का शौचालय। ये कहानी है डुमराव गांव की, जहां बसा एक सरकारी स्कूल बरसों से बंद पड़ा हुआ था। पूरे गांव गढ़ ने उस स्कूल को भूतिया करार दिया था, इसलिए कोई भी जिंदा इंसान उस भूतिया स्कूल के सामने से भूल कर भी नहीं गुजरता था। जहां दिन के समय में स्कूल पूरे तौर पर खंडहर रहता था, वहीं सांझ की बेला बीतने के बाद स्कूल के चारों ओर चुड़ैल और भूतों की चहल पहल शुरू हो जाती थी। कक्षा के बेंच पर बैठकर 2 चुड़ैल आपस में बात कर रही हैं। पायल मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, चल जल्दी कर, वरना पूरी कक्षा में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। ठीक है चलते हैं। दोनों चुड़ैल स्टूडेंट कक्षा से सीधे स्कूल में बने शौचालय के पास पहुंचती है, जिसके बाहर कुर्सी लगाए हुए तगड़ा सा भूत बैठा होता है। जैसे ही पलक शौचालय की ओर बढ़ती है, वो भूत अपनी लाल स्याह आंखें दिखाते हुए कहता है, अरे ओ चुड़ैल, कहाँ बढ़ी चली जा रही है? क्या तुझे पता नहीं कि इस शौचालय में चुड़ैल के जाने पर पाबंदी है? मुझे बहुत तेज का प्रेशर आ रहा है, मुझे शौचालय के भीतर जाने दो। अपना ये प्रेशर का पिटारा स्कूल के पीछे के मैदान में शौच कर, समझी? चुड़ैल अपना पेट पकड़कर स्कूल के पीछे के मैदान की ओर भागती है और वो शौच करने बैठने ही वाली थी कि दीवार के पीछे खड़े भूतिया स्टूडेंट तफरीबाजी करते हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, बिना डब्बा करने चले। ये भूतिया स्टूडेंट आज फिर हमारे पीछे पीछे चले आए। पलक तू झाड़ियों के नीचे बैठ जा, मैं तुझे पीछे से घेरती हूँ। शौच रोकने में समझदारी नहीं पायल, देखिए भूतिया स्टूडेंट कैसे मेरी तरफ ताक लगाए बैठे हुए हैं। ऐसे में मैं शौच कैसे कर पाऊंगी?
आखिर हम चुड़ैलों पर इन भूतों की ये ज्यादतियां कब बंद होगी? जहां एक ओर चुड़ैल के लिए स्कूल में शौचालय जाने की मनाही थी, वहीं दूसरी ओर सभी भूतिया स्टूडेंट को शौचालय जाने के लिए कर चुकाना पड़ता था। कोई भूतिया चुड़ैल आवाज उठाने का सोचती तो शौचालय के बाहर बैठे भूत की भयावह रूप को देखकर उनकी सांसें थम सी जाती। देर रात वो भूत स्कूल की सीमा से निकलकर गांव में बने माखन सिंह के हवेली पर आकर कहता है, ये लो मालिक, शौचालय से कुल मिलाकर आज इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरे भूतिया शेर, ऐसे ही मेरे लिए काम करता रहे, मैं तुझे बेशुमार बोटियां खाने को दूंगा। असल मायने में भूतिया स्कूल और वहां बने शौचालय, साथ ही शौचालय के बाहर बैठे भूत पर भी एक इंसान का दबदबा था। वो भूत माखन सिंह के कहने पर भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के बदले पैसे लिया करता था, जिसके बदले में भूत को बहुत सारी बोटी खाने को मिलती थी। एक दिन की बात है, चंदा जो उस भूतिया स्कूल की टीचर थी, सभी चुड़ैल स्टूडेंट्स उसके पास शौचालय से जुड़ी शिकायतें लेकर आती हैं। अरे पलक पायल, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? मिस, दिन पर दिन शौचालय के बाहर बैठे भूत की ज्यादती बढ़ती जा रही है। शौचालय एक बड़ी समस्या बन गया है। ये भूत किसी भी कीमत पर हमें शौचालय में नहीं जाने देता और स्कूल के परले वाले मैदान में ये भूतिया स्टूडेंट ताका झांकी करते हैं। हम बेबस चुड़ैल जाए तो जाए कहाँ? फिक्र मत करो, मैं जाकर भूत से बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए चुड़ैल चंदा कक्षा से सीधे स्कूल में बने शौचालय के पास आती है, जहाँ बैठा भूत कहता है, आओ आओ चंदा चुड़ैल। तुमने मेरी कक्षा के स्टूडेंट्स को शौचालय क्यों नहीं जाने दिया? ओम फो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार के दो मीठे बोल बोलने आई हो, मगर तुम तो लड़ाकू विमान बनी बैठी हो। अरे उन्हें न जाने दिया तो क्या हो गया तुम्हारा? तुम्हारे लिए इस शौचालय के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस शौचालय में एक साथ चल सकते हैं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से दांत पीसती हुई अपना हाथ बढ़ाकर भूत को तमाचा मारते हुए कहती है, आइंदा अगर बेहूद की दिखाई ना तो तुम्हारा सड़ा गला भेजा खोलकर रख दूंगी। तू मेरा भेजा खोलेगी? जानती है बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे, अभी मजा चखाता हूँ, रुक। भूत चुड़ैल को अपनी शक्तियों से एकदम कमजोर कर देता है। जैसे तैसे चुड़ैल मदद की गुहार लगाते हुए स्कूल के मुख्य दरवाजे पर आ पहुंचती है, जहां से एक शख्स गुजर रहा होता है जिसका नाम विक्रम दीवान है। मेरी मदद करो। सुनो, रुक जाओ, मेरी मदद करो। विक्रम पीछे मुड़कर देखने वाला था कि अचानक से गांव का एक निवासी जिसका नाम दिना था, वो विक्रम का बाह पकड़कर आगे की ओर खींचने लगता है। अब पीछे मुड़कर मत देखना परदेसी बाबू, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद विक्रम दीना के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद, तुमने बताया नहीं वो औरत जो मदद की गुहार लगा रही थी वो कौन थी? अरे परदेसी बाबू, वो औरत नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी, और जिस जगह वो खड़ी थी वो एक भूतिया स्कूल है, जहाँ चुड़ैल और भूतिया स्टूडेंट का साया मंडराता है। वैसे कौन सी डगर जाना है आपको? दरअसल मुझे डुमराव गांव जाना है। अरे यही तो डुमराव गांव है परदेसी बाबू। अब पहली बार आप हमारे गांव में पधारे हैं, इसीलिए आप हमारे पाहुन हैं, आइए ना। दीना विक्रम को अपने घर में ले आता है और उसकी खूब खातिरदारी करता है, जिसके बाद विक्रम फिर से उसी बात को दोहराते हुए कहता है, शायद इस स्कूल की वारदात अधूरी रह गई थी। मुझे शुरुआत से सब कुछ जानना है। अरे परदेसी बाबू, उस स्कूल के बारे में तुम जानने में इतना रुचि काहे रख रहे हो? क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ जो सरकार की ओर से इस गांव में भेजा गया हूँ ताकि स्कूल में बच्चों को शिक्षा का प्रसार हो। डुमराव गांव में कभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हमारे गांव में केवल वही इकलौता स्कूल है जिस पर चुड़ैल और भूतिया स्टूडेंट का साया मंडरा रहा है। उस स्कूल के शौचालय के बाहर एक भयंकर भूत बैठता है जो वहां के चुड़ैल और भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के लिए कर मांगता है। उस भूत की बागडोर माखन सिंह के हाथ में है। उस भूत के जरिए कमाई करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है माखन।
इसके बावजूद भी आप सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम सबको साथ मिलकर उस शख्स का बहिष्कार करना चाहिए। ये गांव के बच्चों के बेहतर भविष्य का सवाल है और उन भूतिया स्टूडेंट के इंसाफ की लड़ाई भी है। विक्रम के लहजे से सभी के खून में उबाल भर जाता है और गांवगढ़ का पूरा दल माखन सिंह के हवेली पर आता है। माखन सिंह, तुम जो सरकारी शौचालय पर कब्जा करके कर वसूल रहे हो, उसकी भनक सरकार को पड़ गई है। कुछ ही देर में तुम पुलिस की गिरफ्त में होगे। पुलिस का नाम सुनकर माखन सिंह का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कहता है, देखो दीवान, अब मुझसे पंगा मिलना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। या तो तुम सीधे तौर से मुझे सच बताओ कि आखिर गांव के सरकारी स्कूल को भूतों से निजात कैसे मिलेगा, या फिर तुम सारा जीवन हवालात में काटोगे। रुको, मैं बताता हूँ। मैंने शौचालय के नींव के नीचे अपने आदमी को मार कर उसे गाड़ा है, जिसके बाद मैंने उसे भूत बनाकर शौचालय का पहरुआ बना दिया है। उसने ही सभी को मार डाला। अगर वो शौचालय नष्ट हो जाए तो वो भूत मर जाएगा और सभी चुड़ैल और भूतिया स्टूडेंट भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। विक्रम और गांव के निवासी पूरी तैयारी के साथ अगली रात जलती हुई मशाल लिए वहां पहुंचते हैं। क्यों रे गोपी, आज के जमाने में सिर्फ 10 रुपए में कौन तुझे शौचालय जाने देगा? चल भाग यहाँ से। बाबू साहेब, हमें इस मौके का फायदा उठाकर दबे पांव शौचालय को आग लगाना होगा। हाँ चलो। जैसे ही शौचालय में आग लगती है, भूत धू धू करके जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं जल कैसे सकता हूँ? ये कैसे संभव है? भूत के खत्म होने के बाद भूतिया स्कूल के सभी चुड़ैल स्टूडेंट और भूतों को भी मुक्ति मिल जाती है। शौचालय के खात्मे के साथ स्कूल से सभी भूतों का साया गायब हो जाता है। विक्रम दीवान के साहस के चलते आज उस स्कूल में एक नहीं बल्कि 2 शौचालय हैं। अब स्कूल की स्टूडेंट लड़कियों को शर्मिंदगी नहीं सहनी पड़ती है। एक समंदर किनारे एक नाव में 3 छोटे बच्चे बेहोश पड़े थे। रमा और शोभा वहां से गुजरते हुए उन बच्चों को देख लेते हैं। बहू, मुझे इन बच्चों की हालत खराब लगती है। हमें इन्हें घर लेकर जाना होगा तुरंत। हाँ माँ जी, चलिए, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएंगे तो डॉक्टर सवाल करेगा। दोनों सास बहू एक ऑटो करवा कर उन बच्चों को अपने साथ घर ले जाती हैं। आखिर वो बेहोश बच्चे कौन थे और दोनों सास बहू उन्हें अपने घर किस हक से लेकर गई थीं? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सास रमा अपनी बहू शोभा और बेटे विक्रांत के साथ रहती थी और 6 महीने से विक्रांत किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। शोभा को बच्चे बहुत पसंद थे, मगर 2-3 सालों से बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी नहीं मिली, ना अपने घर वालों को दे पा रही थी। सास नाश्ता करके स्वेटर बुन रही थी, तभी पड़ोसन पल्लवी आकर कहती है, अरे रमा, सुबह सुबह ये स्वेटर किसके लिए बना रही है? खुशखबरी आने वाली है क्या? अरे बाबा, फिर तो शोभा मुझे मिठाई खिला, तू माँ बनने वाली है। अरे आंटी, सुबह सुबह आप ये सब क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तेरी ये सास बच्चों के सर्दी के कपड़े किस खुशी में बना रही है? खामखा ही मैं खुश होने लगती थी। चलती हूँ, पता नहीं तुम्हारे घर में कभी बच्ची की किलकारी भी आएगी या नहीं। ये बोलकर पड़ोसन चली जाती है। तभी शोभा कहती है, माँ जी, आप परेशान मत होइए, उनकी बातों का बुरा मत मानना। मेरी चिंता छोड़, तू अपनी बता। मुझे पता है मुझसे ज्यादा तुझे ऐसी बातें चुभती हैं, परेशान करती हैं। अब माँ जी, जब कुछ हो ही नहीं सकता तो क्या करें? हमारी जिंदगी में शायद बच्चों की खुशी है ही नहीं। हम दोनों की वजह से आपको पोता पोती खिलाने की आस भी खत्म हो रही है। अब जो भगवान ने लिखा है वही तो होगा बहू। माँ जी, आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है, उसके बाद हम विक्रांत से बात करेंगे। ठीक है। दोनों सास बहू खाना खाकर विक्रांत से बात कर लेती हैं। शोभा मन बहलाने के लिए सास को समंदर के किनारे ले जाती है, जहां दोनों सास बहू समंदर के किनारे आइसक्रीम खाकर बड़े बड़े पत्थरों पर बैठ जाती हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक नाव मिलती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, माँ जी, इस बोट को तो बांध भी नहीं रखा है और ना ही नाव चालक है। यहाँ पर ये बीच में ऐसे कैसे है? ठीक से देख, क्या पता उस बोट के अंदर सो रहा हो लेटकर।
दोनों उस बोट के करीब जाकर उसमें झांकती हैं तो दोनों को 3 छोटे बच्चे विवश बेहोश दिखाई देते हैं, जिसमें से एक 2 साल की बच्ची और दोनों 8 साल के एक लड़का लड़की थे। बच्चों को इस तरह बोट में देखकर सास बहू हैरान हो जाती है और कहती है, माँ जी, इसमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे ऐसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह सो रहे हैं, बेहोश लगते हैं। क्या बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? माँ जी, इन बच्चों को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हमें घर ले जाना होगा इन्हें। ठीक है बहू। ये कहकर शोभा बच्चों को होश में लाने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता। वो एक ऑटो करके अपने तीनों बच्चों को उसमें ले आती है। तभी ऑटो वाला शीशे से घूर कर देखता है तो सास हंसकर कहती है, अरे भैया, ऐसे क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर? आगे देखकर गाड़ी चलाओ, अब मेरे तीनों पोता पोती सो रहे हैं। कुछ देर में वो घर पहुंच जाते हैं और तीनों बच्चों को अंदर ले जाती है और डॉक्टर को बुलाकर उन्हें दिखाती है। तभी डॉक्टर बोलता है, अरे आपने बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जिससे ये तीनों गहरी नींद में हैं? डॉक्टर, हमने कुछ नहीं खिलाया, ये बच्चे ही बाहर का खाकर सो रहे हैं। जब से तो चिंता हो गई है, हमने आपको बुला लिया। कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, तीनों बच्चे होश में आ जाएंगे। इन्हें कोई लिक्विड चीज दे देना। जी डॉक्टर। तभी डॉक्टर वहां से चला जाता है और शोभा बोलती है, माँ जी, ये कितने मासूम बच्चे हैं ना, इनके साथ ऐसा भला कौन कर सकता है? जिसने भी किया हो उसे बच्चों की बिल्कुल कदर नहीं है, और वह बच्चे नहीं चाहते थे और यहाँ हम बच्चों के लिए तरस रहे थे। ये मैं कहाँ आ गई? किसका घर है? चीनू, चीनू, क्या हुआ तुझे? सोनू भी सो रही है अभी तक? अरे बहू, बच्चों को होश आ गया देख। बेटा, आपका नाम क्या है और आप किसके साथ आए थे समुंदर पर? मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, आंटी, मम्मी पापा बहुत गंदे हैं और वो हमारे मम्मी पापा भी नहीं है। उन्होंने हमें अनाथ आश्रम से लिया था। ये दोनों मेरे भाई बहन हैं। वो हमें समुंदर में कोई चीज खिलाकर चले गए थे, फिर पता नहीं। मैं यहाँ आपके पास हूँ, हमें कहीं नहीं जाना आंटी, हमें अपने पास ही रख लो। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। माँ जी, ये बच्चे लगता है बहुत परेशान हैं और अनाथ हैं। क्यों ना हम ही उन बच्चों की देखभाल कर ले? शायद भगवान जी ने हमें 3-3 बच्चे इसीलिए दे दिए। हाँ बहू, तू ठीक कहती है बिल्कुल। अच्छा बताओ, तुम्हारी छोटी बहन का नाम चीनू और भाई का नाम सोनू है? हाँ आंटी। और तुम्हारा? मेरा नाम पूजा है। तुम तीनों बच्चे बहुत प्यारे हो, क्यूट से। बताओ क्या खाना चाहोगे, मैं वही बनाऊंगी। आंटी, मुझे पास्ता, चीनू खिचड़ी और सोनू को समोसे पसंद है, वो उठकर ही मांगेगा। अच्छा अच्छा, मैं भी बना देती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं और शोभा उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। अपने हाथ से चीनू की खिचड़ी खिलाती है, उसके साथ खेलती है। 2-3 महीने में ही बच्चे उनसे घुल मिल जाते हैं। तभी एक दिन सोनू गिर पड़ता है और रोते हुए शोभा से कहता है, मम्मी, मम्मी, मुझे चोट लग गई है, खून निकल रहा है। क्या बोला तुमने मुझे? मम्मी? माँ जी, आपने सुना? सोनू मुझे मम्मी बोला। इतने दिन बाद मैं बहुत खुश हूँ। देखिए तो कैसे लिपट कर रो रहा है मुझसे। हाँ बहू, मैं देख रही हूँ। मैं भी आपको मम्मी बोल सकती हूँ ना? और दादी, आप तो मेरी दादी ही हो। मैं तुम्हारी मम्मी और तुम मेरे बच्चे हो। तुम तीनों मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तभी सास बहू की आंखों में आंसू होते हैं और चीनू भी घुटने चलकर शोभा से लिपट जाती है। इस नजारे से उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे उनका परिवार, दुनिया इन सब बच्चों से पूरी हो गई हो। शोभा ये बात विक्रांत को बता देती है। विक्रांत भी बीच बीच में बच्चों से मिलने आता है, उन्हें पिता का प्यार देता है। 10 साल बीत जाते हैं। पूजा पढ़ लिख कर पुलिस बन जाती है। सोनू कॉलेज में पढ़ता है और चीनू अभी स्कूल में थी। उन तीनों के माँ बाप अब शोभा और विक्रांत हैं। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे एक दिन अचानक से उनके घर रजनी पुलिस को लेकर आती है। तभी शोभा बोलती है, जी, आप यहाँ क्यों आए हैं और ये औरत कौन है? मैं इन बच्चों की माँ हूँ। तुमने 10 साल पहले मेरे बच्चों को नाव से चुरा कर यहाँ लाई थी ना? बहुत ढूंढने पर मुझे पता चला कि मेरे तीनों बच्चे तुम्हारे पास हैं और मैं उन्हें लेने आई हूँ वापस। हाँ, ये औरत बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इनके तीनों बच्चों को वापस कर दीजिए।
अरे वो कोई सामान है क्या जो वापस कर दें? बच्चे किस हालत में पड़े थे जानते भी हो। और ये माँ उसकी भला कैसे हुई? इसने तो खुद बच्चों को आश्रम से लिया था। उनके माँ बाप एक एक्सीडेंट में कब के मर चुके हैं और इन्होंने तो बच्चों को जीते जी ही मार दिया था समुद्र में फेंक कर। ये झूठ है, मैं अपने बच्चों को ले जाकर रहूंगी। तभी पुलिस की यूनिफॉर्म में आकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं नागपुर चौकी से हूँ और उन बच्चों में से मैं बड़ी वाली हूँ। इस औरत ने हम तीनों बच्चों को दूध में कुछ मिलाकर मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था। चाहे तो आप इससे खुद पूछ लीजिए, तो डंडे पड़ेंगे तो सब बताएगी। अरेस्ट कर लीजिए वरना मैं खुद करूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे अरेस्ट मत करना, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चे, तुम ही रख लो। हाँ मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे जेल में मत डालना, मैं जा रही हूँ। देख लिया इंस्पेक्टर साहब आपने, सच सामने आखिर आ ही गया। हम अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारा परिवार है। हाँ, यही हमारी दादी है और मम्मी भी, और हमारे पापा आने वाले हैं। पुलिस के डर से रजनी चली जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। विक्रांत भी वापस लौट आता है। 3 जादुई गाय। शहरी आबादी से कोसों दूर बड़ा पंचकुला गांव अपने आप में बेहद सुखी समृद्ध था, क्योंकि समय के साथ सभी जन ने अपनी मिट्टी के गुमटी को तुड़वाकर उसे घर के सुंदर साँचे में गड़वा लिया। मगर उसी गांव के अंतिम छोर में बसा गरीब हरिया आज भी अपनी पत्नी धनिया के साथ एक गरीब गुमटी में रहने को मजबूर था। वह बटाईदार के तौर पर साल के कुछ महीनों में मदन सिंह के जमीन पर खेतीबाड़ी करके भरण पोषण करता, तो वहीं बदलते मौसम में उसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती, जिसे कभी कभार वह 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो जाता। अरे धनिया, और कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ बासी तरकारी रोटी ही ला दो। ये लो जी, रात की रोटियां भी सेक दी हैं, खा लो। क्या बात है धनिया, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? अजी, तुम्हें ये बासी खाना खाते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। जाने लक्ष्मी मैया कब हमारे घर की दुख और दरिद्रता दूर करेंगी। धनिया, भूखे के बेड़ा पर मिली हुई सूखी रोटी भी मेवे मिष्ठान से भरकर है। अच्छा चलत है, आज फसल की कटाई से पिछले 3 माह का मेहनताना तय होगा। लक्ष्मी मैया की दया दृष्टि रही तो अब के बरस हम गरीबों की दिवाली भी बड़े धूमधाम से बीतेगी। इसके बाद हरिया खेत पर पहुंचता है, जहां फसल को लहलहाता देखकर उसकी आस मानो मुकम्मिल होती दिख रही थी। वह एक सवेर से देर सांझ तक गेहूं की फसल की कटाई खत्म करके कहता है, शुक्र है ईश्वर की दया से कटनी का काम निपट गया। फिर अचानक खेत का मालिक मदन सिंह वहां दस्तक देता है। अरे हरिया, हो गई फसल की कटाई? हाँ मालिक, कटनी से मिलाकर 50 बोरी गेहूं की बोरियां निकली हैं। बहुत खूब भाई, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। तू जो बोता है उसका 10 गुना काटता है। ये ले तेरा मेहनताना। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की दीपावली इससे मुकम्मल हो जाएगी। हरिया हंसी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। अब दीपावली में 2 दिन शेष रह जाते हैं। सभी के घरों में दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है, मगर दीपावली के एक रात पहले 3 गाय गांव की सीमा में घुस आती हैं। उन्हें देखकर क्रूर कैलाशी डंडे से उन्हें खदेड़ते हुए कहती है, भाग भाग, अरे ये कुर्रा कच्चर गाय जाने गांव में कहां से घुस आई? अरे बसंता दौड़ो। आवाज सुनकर बसंता बाहर आकर बोलता है, अरे क्या हुआ कैलाशी काकी? अरे बसंता देखना, जाने कहां से ये गाय गांव में घुस आई है। बसंता पास पड़े डंडे से गाय को मारने लगता है। गाय जोरों शोरों से करहाती हुई सींग हिलाने लगती है। तभी अचानक हरिया वहां आकर बसंता को रोकते हुए कहता है, रुक जा बसंता, बौरा गया है क्या? भला इस कदर कोई बेजुबान जानवर को मारता है? बेचारी इन गौ माता को लहूलुहान कर दिया। अरे मरखा गौ को मारे नहीं तो का पूजा करे? और तूने क्या इन गायों का बीड़ा उठा रखा है जो तेरा कलेजा कचोट रहा है? हाँ, उठाऊंगा मैं इन गायों का बीड़ा। खुद की जिंदगी तो गरीब गुमटी में गुजर रही है। अरे इन 3 गाय को क्या द्वार पर बांधेगा? उसकी चिंता आप मत करो कैलाशी काकी, ये गाय मुझ गरीब के साथ ही रहेगी जब तक उसका मालिक इसे खोजते हुए नहीं आता। हरिया तीनों गाय को अपने घर लाकर धनिया को सारी बात बताता है। फिर धनिया कहती है, अजी आपने एकदम सही किया जो इन तीनों गौ माता को घर ले आए, वरना ये जल्लाद गांव वाले इन्हें मार डालते। दोनों दंपति दिवाली के लिए बचाए हुए पैसों से तीनों गाय के लिए दाने पानी
और एक और गौशाला बनवाते हैं। मगर उस दंपत्ति के दीपावली फीकी पड़ जाती है। वे तीनों गाय की खूब देखरेख करते हैं। दीपावली की देर रात एकाएक तीनों गाय जोर शोर से गुहार लगाती हैं, जिसे सुनकर दंपत्ति गौशाला में आते हैं, जहां तीनों गाय 3 अलग रत्नों में ढल चुकी थी। जैसे एक गाय चमकते हीरे की, तो दूसरी गाय सोने की और तीसरी गाय पैसे की बन चुकी थी। हैरान ना हो हरिया, हम तीनों जादुई गाय हैं। मैं हूँ सुनहरी गाय और ये है मेरी दोनों सखी लक्ष्मी और ललिया। तुम दोनों दंपत्ति महालक्ष्मी के सच्चे आराधक हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हम तीनों जादुई गाय को भेंट स्वरूप तुम्हारे घर भेजा है। कहो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हैं? हे जादुई माता, मुझ गरीब के घर की कमी घटी आप भले तौर से देख रही हैं। बस इतना कर दीजिए कि हमारा भी जीवन आसान हो जाए। एकाएक हीरे, पैसे और सोने के सांचे में ढली तीनों जादुई गाय अपने जुबान के जबड़े को खोल देती हैं, जिसके भीतर से सोने के सुंदर सिक्के, चमचमाते हीरे और नोट की बौछार बरस पड़ती है। जिसके बाद पैसों की बनी जादुई लक्ष्मी गाय कहती हैं, हरिया, धनिया, इन हीरे, पैसे और सोने को बेचकर तुम सोंझे तौर पर अपने घर से दुख और दरिद्रता दूर कर लो। अगले दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की होड़ होती है। धनिया गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर काम खत्म करती है। जिसके बाद हरिया सुनार के हाथों सौदा किए रत्नों से जो पैसे मिलते हैं, उसे सबसे पहले तीनों जादुई गाय के खातिर मावा मिष्ठान खरीद कर लाता है। ये तीनों जादुई गाँव माता, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब बेबस के दिन फिरे हैं और मेरे घर के अनाज की बोरियां भरपूर भरी हैं। हरिया जादुई गाय का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि बसंता बिलखता हुआ उसके पास आता है। अरे बसंता, तू रो बिलख क्यों रहा है? अरे गजब हो गया हरिया, दीपावली की रात मेरे भूल से द्वार खुला छूट गया और जाने कौन चोर उचक्का हमरे घर में हाथ साफ कर गया। सारा रुपया, पैसा, जेवर सब लूट ले गया। अरे सोचा नहीं था कि दीपावली के अगले दिन मेरे घर में दाने दाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उधार के तौर पर थोड़ा बहुत राशन और पैसे हो तो दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद करता हूँ। हरिया अपने तीनों जादुई गाय की ओर निहारते हुए कहता है, हे मेरी तीनों जादुई गौ माता, बसंता की मदद करो। हरिया का हुक्म सुनकर तीनों गाय अपने साधारण सूक्ष्म अक्ष को त्याग कर सुनहरे प्रकाश के साथ सर से लेकर पांव तक सोने, हीरे और पैसे से बने अलग अलग गाय में बदलकर अपने मुंह से खूब सारे हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा देती हैं। ये देखकर बसंता बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मैंने तो आज तक गायों को केवल दाना पानी और चारा चरते देखा था, मगर ये कैसी मायावी गाय हैं जो अपने जुगाली करने वाली जुबान से बेशकीमती हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा रही हैं। लगता है ये दूसरी दुनिया से आई इच्छा पूर्ति गाय हैं। बसंता का सवाल सुनकर सर से पांव तक हीरों से सजी जादुई गाय ललिया अपना पुख्ता प्रमाण देकर कहती है, बसंता, हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसे की गाय हैं, जिसे माँ लक्ष्मी ने हरिया और धनिया की भक्ति भाव को देखकर भेंट स्वरूप भेजा है। फिर तुम तीनों ने मेरी मदद क्यों की गौ माता? क्योंकि एक दूजे के दुखों, सुख के बुरे बेला पर काम आना ही हमारा मुख्य कार्य है। यह सुनकर बसंता की आंखों के आगे वही बदसलूकी की झलक आ जाती है जो उसने कुछ दिन पहले तीनों जादुई गायों के संग किया था। वह अपने टखनों पर गिरकर जादुई गायों से माफी मांगता है। जादुई गाय माता, मुझे माफ कर दो। मैंने मूर्खता में आकर आप तीनों पर मारखा होने की मिथ्या में मारा पीटा। हमने तुम्हें माफ किया बसंता। जाओ और हमारे दिए हीरे, पैसे और सोने से अपने घर की बदहाली को बदलकर सुनहरा आयाम दो। गोवर्धन पूजा के सांझ होने तक हरिया के तीनों जादुई गायों की खबर पूरे गांव में हवा की तरह सन्ना उठती है, जिसके बाद गांव का सारा समुदाय बारी बारी से तीनों जादुई गौमाता का पूजन करता है। बदले में तीनों जादुई गाय उन्हें भेंट में हीरे, पैसे और सोना देती हैं। 3 जादुई गाय के आने से गरीब हरिया, जो कल तक बड़ी मुश्किलों से खेतीबाड़ी करके जोड़ जमा से कभी खाता तो कभी भूखा रहता, आज वह सैकड़ों खेत खलिहान का मालिक है। बावजूद इसके हरिया और धनिया की आंखें घमंड से कभी नहीं चढ़ी। वह अक्सर अपने जादुई 3 गाय के जरिए गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता था। साथ ही अपने बदले बेहतर दिनों के लिए वह तीनों जादुई गाय को सफलता श्रेय देना नहीं भूलता। ये थी कहानी 3 जादुई गाय की एक झलक।